नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी भी शख्सियत कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक शख्सियत बैठी हुई है। उससे पहले उनके बारे में कुछ चर्चा हो जाए। इस करोड़ों की आबादी वाले देश में कुछ खास लोग होते हैं, कुछ खास तस्वीरें होती हैं, कुछ खास शख्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की कहानी होती है। तमाम लोग होते हैं, लेकिन उन कहानी का संघर्ष और सफ़र किस तरह से वो तय करते हैं वो खुद ही बताते हैं और बन जाती हैं उनकी कहानी की शख्सियत। तो आज हमारे साथ फिरोज़ाबाद ज़िले में तैनात एसडीएम बुशरा बानो मौजूद हैं। बुशरा बानो जी से पूछेंगे, उनके कई ऐसे कार्य हैं जो उनको अलग पहचान देते हैं, उनको शख्सियत का नाम देते हैं। तो किस तरह से इन कार्यों पर उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़ी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे आरके टीवी में समय देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल मैम, आपने जनपद फिरोज़ाबाद में तैनात हैं, कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए आप जानी जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ किस तरह से आपका ये सफ़र रहा, आपका शिक्षा कहाँ से रही, आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपका पारिवारिक परवरिश किस तरह की रही। थैंक यू आरके टीवी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने ख़ास प्रोग्राम में मुझे जगह दी, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मेरा नाम जैसा आपको पता है डॉक्टर बुशरा बानो है। मेरा जन्म कन्नौज ज़िला है, उसमें एक कस्बा पड़ता है सौरिक, वहाँ हुआ है। अभी अब तो काफ़ी फेमस हो गया है, अब तो वो एक्सप्रेस वे पे है, 154 माइल पे पड़ता है। और फिर वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई 5th तक, फिर 8th तक। 5th तक मैंने नेहरू नर्सरी स्कूल है वहाँ से किया, 8th तक सरस्वती मॉन्टेसरी है। फिर एक बहुत फेमस कॉलेज है वहाँ पे, ऋषि भूम इंटर कॉलेज, काफ़ी अच्छा रिनाउंड है, तो वहाँ से 12th किया। फिर ग्रेजुएशन भी मैंने देवांशु समाज कल्याण विद्यालय है जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ से किया। बीएससी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में था। देन एमबीए के लिए मैं लखनऊ गई, वहाँ से मैंने एमबीए किया सहारा कॉलेज से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंस में। फिर एमबीए के दौरान ही मेरा जेआरएफ हो गया था पहले ही अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, दाखिला वो मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया, तो वहाँ से मैंने पीएचडी की। लेकिन हमेशा से एक बचपन से ही अच्छा करते थे क्लास में, कॉलेज लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरिट में भी रहे। तो फिर सभी कहते थे कि मेरे पापा से कहते थे कि आपकी बेटी को कलेक्टर बनना चाहिए। वैसे हमेशा से मेरा जो ख़ानदान है उसमें काफ़ी पढ़ाई का रहा है अच्छा। मेरे परदादा भी पुलिस अधीक्षक रहे हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। फिर मेरे दादा यूपीएसआरटीसी में मैनेजर रहे, और उनके जो 6 भाई थे वो सारे ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में थे। फिर मेरे फादर को गवर्नमेंट जॉब्स पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन हमारे घर में हमेशा से गर्ल्स को पढ़ाने का अच्छा एक माहौल रहा है। मेरी दादी भी मास्टर्स थी, मेरी मम्मी भी मास्टर्स है। मेरी मम्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में उन्होंने किया था उस टाइम। सोचिए जिस टाइम वो भी गांव के परिवेश से थी, ज़मींदार फैमिली से थी, लेकिन उस टाइम लड़कियां नहीं पढ़ाई जाती थी। मेरे नाना ने उन्हें भेजा था, हॉस्टल में रह के उन्होंने पढ़ाई की 1970 के टाइम। तो हमेशा से एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। तो अभी भी मेरा भी बचपन से यही था कि इनको आईएएस बनना है। तब यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं, मतलब पता तो था, लेकिन आईएएस ज़्यादा समझ में आता था। तो फिर मेरी पीएचडी के बाद शादी हो गई। शादी करके मैं सऊदी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, मेरे हस्बैंड भी असिस्टेंट प्रोफेसर थे वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना जो बचपन का सपना था, ख्वाहिश थी, वो कचोटती रहती थी लोग। तो मैंने वो ख्वाहिश अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ही कि हम दोनों लोग वापस आ गए और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी भी 2 बार क्वालिफ़ाई कर लिया, यूपीपीसीएस क्वालिफ़ाई किया, बहुत सारे और भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए। तो बस उषा जी, इस सफ़र में रुकावट किस तरह की आई है? अक्सर देखा जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं तमाम रुकावट्स आती हैं, संघर्ष करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं वो जानना चाहती हूँ वो क्षण कैसा रहा जहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, तो उस समय आप आगे कैसे बढ़ी? देखिए रीना, हर इंसान की एक अपनी पर्सनालिटी होती है और हर इंसान रुकावट को या स्मूथनेस को अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। किसी के लिए कोई छोटी सी टेंशन इतनी बड़ी होती है कि वो 4 दिन तक उसी में बैठा रहता है, और किसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, वो उसे नॉर्मली ले लेता है। तो मेरे लिए कभी वो वैसी रुकावट जैसा नहीं रहा। मैंने एंजॉय किया है, पूरी प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे उससे पहले ये काम करना है। जो चीज़ जिस टाइम होनी है उस चीज़ को मैंने, शादी को भी एंजॉय किया, फैमिली लाइफ को भी एंजॉय किया, पढ़ाई को भी एंजॉय किया। तो वही है कि आप कैसा सोचते हैं। तो रुकावट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कभी कभी फ़ील होता था कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो गया फैमिली के साथ और पढ़ने में, लेकिन मैं उसको भी एंजॉय करती थी, क्योंकि लाइफ में अगर प्रेशर नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, तो फिर लाइफ में कोई जीने का मज़ा भी नहीं है। वो एक शेर है कि साहिल के सुकून से गुरेज नहीं है, लेकिन तूफ़ान में जीने का मज़ा और ही तो है। बिल्कुल। अच्छा बुशरा जी, देखा जाता है कि आप मुस्लिम समाज से आती हैं और अक्सर ऐसी बातें हमने सुनी हैं कि मुस्लिम समाज में थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर या पर्दा सिस्टम ज़्यादा है तो पीछे रहता है ये समाज, लेकिन आप उस समाज से आगे निकली और आपने सबको एक जवाब दिया, तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं मुस्लिम समाज को लेके, देखते ही रहते हैं आप लोग रोज़ मीडिया में, लेकिन उनके रीज़न्स अलग हैं। उनको अलग तरह से एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ किया जाता है। हाँ, वो बात सच है कि कहीं ना कहीं समाज पिछड़ा, पार्टीशन के बाद और भी पिछड़ा। जब गवर्नमेंट जॉब्स में लोग नहीं जा रहे थे तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने एमयू की इस्टेब्लिशमेंट किया, उसके बाद लोग आगे आए। उसके बाद भी दीनवी और दुनियावी तालीम में जहाँ पे फ़र्क करने की कोशिश की गई, वहाँ पे फिर समाज पिछड़ा, और फिर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उस चीज़ की ज़्यादती भी कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी, कुछ पॉकेट्स में होती है। जैसे हम आमतौर पे फ़िरोज़ाबाद में भी देख सकते हैं। फ़िरोज़ाबाद में भी मेरे पास काफ़ी मुस्लिम समाज से महिलाएं आती हैं जो अभी तक इसी चीज़ से परेशान हैं कि उन्हें परेशान करते हैं उनके हस्बैंड, ट्रिपल तलाक, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं। लेकिन आप दूसरा पहलू भी देखिए कि मुस्लिम समाज की लड़कियां बहुत आगे आ रही हैं। मैं एक अकेला एग्ज़ाम्पल नहीं हूँ, अभी एक साउथ में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 16 गोल्ड मेडल लड़की ने, वो हिजाब की पूरा बुर्का वाली थी। महाराष्ट्र में अभी एक एसडीएम बनी है, वो बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत, तो ऐसा नहीं है। आप अगर आज की डेट में डेटा देखेंगे तो बहुत हर फील्ड में मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं आगे, क्योंकि टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। और फिर अगर थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो वो आउट पोस्ट कर देती हैं और लोगों को। तो आई थिंक कि ज़माना बदल रहा है, गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, और तरह तरह की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से स्कीम्स भी आ रही हैं मुस्लिम्स के लिए, और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एजुकेशन, तिजारत एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिज़नेस करिए, क्योंकि मुस्लिम बिज़नेस में ही होते हैं। लेकिन अब एक ट्रेंड ऐसा भी आ रहा है कि जो एजुकेशन को, और जबकि इस्लाम तो एजुकेशन के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रवोक करता है। कुरान शरीफ में बहुत जगह पे मेंशन है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ तक कि एक ज़ईफ़ हदीस ये भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर पढ़ाई करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो चीन भी जाओ। तो अभी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज की तरफ से चेंजेस आ रहे हैं, और जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव साइन है, और मुझे उम्मीद है आगे आपको बहुत सारे लोग देखने में मिलेंगे। सर, एक अहम सवाल बुशरा जी, देखा जाता है कि महिलाओं के लिए खासकर
कि शादी के बाद बच्चे, परिवार, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अपने सपनों को कहीं ना कहीं साकार करने में मुश्किलें आती हैं। आपके साथ ऐसा, आपके तो 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह, आपके शौहर भी, तो किस तरह से आपका सफ़र कैसा रहा मैरिज लाइफ के बाद यहाँ तक का? हाँ, मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेरी एजुकेशन है उसने इस पे बहुत रोल प्ले किया है। मेरा MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है, फिर मैंने PhD स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया, फिर पोस्ट डॉक भी मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किया, और जिसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये एक थ्योरेटिकली तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से पढ़ा है, जिसकी वजह से मैं बेहतर कर पाई, और दूसरा मैंने लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया है। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। कोई भी सिचुएशन कंटिजेंसी अप्रोच के तहत कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें आपको फैमिली को टाइम देना है, और वो वर्क जो आपको उस टाइम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो और भी लोग कर सकते हैं, तो यू शुड गो विथ फैमिली। लेकिन जब ऐसा टाइम है कि घर में कोई सपोर्टिंग सिस्टम है और आपको ऑफिस का काम करना, तो आप ऑफिस का करिए। मैं बहुत, जबकि हमारी जॉब ऐसी है कि जिसमें आप 24/7 इंगेज रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऑफिस की कोई भी टेंशन घर पे ना लेके आऊँ, और घर की कोई टेंशन अपने ऑफिस में ना लेके जाऊँ। तो ये मैनेजमेंट अगर जिसको भी आता है वो बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। मेरे पास पूरा टाइम होता है अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए भी, ऑफिस में भी अच्छा ही करती हूँ, और साथ में प्रिपरेशंस भी करती रहती हूँ। सोशल लाइफ भी मेरी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपना लाइफ में एक स्पेस है और अपनी एक वैल्यू है। बहुत टाइम लोग पढ़ाई करते हैं और पूरी सोसाइटी से कट जाते हैं, बाद में उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो फिर उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको हर चीज़ बैलेंस वे में करनी है। अब कितना बैलेंस करना है ये आपकी खुद की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप किसी को कट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। सर जी, आपने डॉक्टर की पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, उसके बाद आपने UPSC भी किया, तो डॉक्टरी क्यों छोड़ी? डॉक्टर की नौकरी तो बढ़िया थी, एक सिविल सर्विसेज में ही आना क्यों था? मैं PhD की, पोस्ट डॉक किया, तो डॉक्टरेट लगा मेरी मम्मी चाहती थी मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा मेडिकल फील्ड में उतना इंटरेस्ट था नहीं। मैं मैथमेटिशियन बनना चाहती थी। एक अच्छा मैंने MSc में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने कुछ कारणों की वजह से MBA किया, जो मेरी लाइफ का एक अच्छा डिसीज़न था। और मैं खुश थी अपनी PhD में के बाद, काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रही थी। आप कभी देखेंगे गूगल पे मेरे अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस भी आपको मिलेंगे। पुलिस पे ही मेरी रिसर्च है, बाई गॉड ग्रेस। अब मैं IPS भी हो गई हूँ, तो पुलिसिंग में अच्छा करूँगी। तो ये होता है, एक संयोग भी जुड़ता है कि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं जिस रिसर्च को मैंने सालों 10 साल किया है उसको मैं छोड़ रही हूँ, तो मुझे फिर मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि मैं IPS में रह के पुलिस के उस नहीं पास रह के उस पर रिसर्च भी करूं। और अभी तक तो मैं सिर्फ रिसर्च ही कर सकती थी, लेकिन अब मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी कि मैं उस रिसर्च का जो आउटकम है, जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो मैं डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट भी करा लूँ। तो ये तो विन विन ही सिचुएशन हो गई माशाल्लाह। सर जी, एक अहम सवाल, हर किसी के व्यक्ति में एक ख़ास शख्स होता है, आपने यहाँ तक आप आई, किसका अहम योगदान रहा? जैसे कि लाइक पिताजी, माँ, शौहर, भाई बहन, आपकी ज़िंदगी में किसका रहा? देखिए, किसी एक व्यक्ति का तो योगदान रहता नहीं है किसी के पूरे एक अच्छे पर्सनालिटी बनने में या एक लाइफ को चलाने में। तो पेरेंट्स का बचपन से रहता है, पेरेंट्स अभी भी सपोर्ट करते हैं, भाई बहन भी चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका भी रहता है। फिर शादी के बाद हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा रहा है। इन लॉस का भी बहुत रहा है, उन्होंने कभी मुझे बहू की तरह नहीं देखा, बेटी की तरह ही देखते हैं। खुशी ये है, मेरी कोई ननद भी नहीं है, तो मैं ही बेटी हूँ। और फिर देवर भी हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, अभी भी सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग आपको सुन रहे होंगे, कुछ शब्द।
हाँ, यही कह सकती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं और लोग मोटिवेट भी होते हैं मेरी कहानी से। आप लोग अब कहानी की तरफ से कह सकते हैं या स्ट्रगल जो भी कहेंगे। तो अगर जो भी है और लोग मुझे सुन रहे हैं तो इन सब में आप ही सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत ज़्यादा इंडेप्टेड हूँ आप लोगों की कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और अल्लाह ताला हमेशा जैसे मुझे आपने इस लाइक किया और लोग भी अपने बच्चों को इस तरह से, अपनी वाइफ को इस तरह से आगे लेके आएँ। मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अभी आप जिस पोस्ट पर हैं इससे संतुष्ट हैं या फिर आगे की कोई और लड़ने की तैयारी है? अभी तो मेरा आईपीएस में हुआ है, अब मैं इसे छोड़ के 3-4 महीने बाद आईपीएस ज्वाइन करने जाऊंगी। अभी फिर मैं इस साल के यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रही हूँ, सोच रही हूँ एक अटेम्प्ट और दे दूँ आईएएस के लिए। तो लाइफ कहीं रुकने वाली थोड़ी ना होती है, जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तभी रुकती है। अभी एजुकेशन में नहीं करेंगे, सोशल सर्विस में करेंगे। जो एजुकेशन के बाद आपको जॉब मिलती है उसकी 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एक बहुत अच्छा करना है। कोई कांस्टेंट होके नहीं रहना है, या तो आपको चढ़ना होता है या उतरना होता है। कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, चांद की तरह होता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसा नहीं है कि रुक जाना है। बच्चों की लाइफ है, उनको आगे बढ़ाना है, पेरेंट्स को, हस्बैंड को। अब तो सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें करनी है। वो तो आखिरी मंजिल तो कब्र ही होती है, उसके बाद तक, उससे पहले तक तो करना ही करना है सब कुछ। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, पर्सनल सवाल है ये, शौहर का आपके किस तरह से सहयोग रहा? नहीं, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मैंने कहा ना कि जो कुछ हूँ मैं उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। हमारी एक बहुत अच्छी जॉब थी मेरी और हस्बैंड की, दोनों की। हम लोग मोर देन 5 लाख अर्न भी कर रहे थे मंथली। और फिर उस जॉब को छोड़ के इंडिया वापस आना, इंडिया की चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट की जो सर्कमस्टांसेस थी उसमें हम लोगों ने एडजस्ट किया। उसमें कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे कि हम इतना बदल गए चीज़ें। फिर उसके बाद एक और उन्होंने जॉब की, उसको भी उन्होंने छोड़ा मेरे रिलोकेशन होने की वजह से। अभी फिर वो अब बिज़नेस कर रहे हैं कि लाइक अगर हम दोनों लोग जॉब में होंगे तो वी कांट लिव टुगेदर। तो ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस ऑन द वे है। तो बहुत सहयोग रहा। जब मैंने जो 1000 जगह जाना होता है या कुछ भी करना होता है तो उन्होंने कभी रोका नहीं और हमेशा साथ दिया, साथ में ही गए। जो भी मैंने कहा वो उन्होंने किया, तो उसके लिए उनका बहुत सहयोग है। आपसे तमाम लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक आपका शब्द है, हमेशा मैंने कई बार सुना है कि लाइफ में नंबर 1 बनो, ताकि नंबर 1 को हमेशा लोग याद रखते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो शब्द एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, एक बार कहिए। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था शायद ये कि चाँद पे पहला कदम किसने रखा, तो सबने कहा था कि नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा कौन व्यक्ति है जो उस चाँद पर पहुंचा, तो कोई नहीं बता पाया। तो मैंने कहा कि पहले ही जो नंबर पे होता है उसी को लोग याद करते हैं, सेकंड नंबर वाला फिर सबके बराबर हो जाता है। तो लाइफ में जो भी जिस भी फील्ड में जाना हो, बेस्ट करो कि जिससे तुम्हें लोग याद रखें। आज हम भी रिफॉर्मर्स की बात करते हैं, मुस्लिम समाज में अगर रिफॉर्मर्स की बात की जाए तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान का नाम आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, 2-4 और भी याद किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं याद किया जा सकता, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन रहा होगा, नो डाउट है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। लेकिन जिसने बेस्ट किया, और बेस्ट का मतलब ये नहीं कि मेहनत ही करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसलिए पहले नंबर पे करो जो भी करना है। और जैसे अगर कोई कहे कि बेस्ट डॉक्टर बनो, तो क्या बेस्ट आर्थोपेडिक कौन है कि आपका नाम लिया जाए। तो ऐसे ही चीज़ में हमेशा ही ज़िंदगी में वही सब, इतनी मेहनत करो और इतनी ईमानदारी से मेहनत करो कि आपको लोग जाने। फ़िरोज़ाबाद में आपको काफ़ी समय हो गया, कैसा लगा फ़िरोज़ाबाद? यहाँ के लोग कैसे लगे? ये 2 साल हो गए फ़िरोज़ाबाद में, 5 मई को। टचवुड बहुत अच्छा लगता है मुझे फ़िरोज़ाबाद में। जब मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँगी तो रियली आई वुड बी फीलिंग वेरी बैड।
यहाँ के लोग अच्छे हैं, थोड़े पॉलिटिकल हैं लेकिन अच्छे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? आप तो देश का भविष्य हो, देश की भविष्य भी नहीं कहेंगे, देश का आप वर्तमान हो। आप जितना मेहनत कर लोगे, इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लाइक इंडिया में जो देश की लगभग 60 से 65% आबादी है वो 30 साल से 29 साल से कम उम्र की है। तो सोचिए कितना युवा देश है हमारा। तो और अगर इसको रोज़गार मिलेगा, बिज़नेस ये लोग करेंगे, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा बड़े बूढ़े नहीं हैं, तो हर इंसान को उतनी, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे एजिंग हो गई है, वहाँ पे जो एज्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है। इंडिया में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, और ये सारे युवा थोड़े दिनों के बाद, मतलब लगभग 30 साल के बाद फिर ये सारे एजिंग में चले जाएंगे। तो ये टाइम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस एनर्जी का कैसे अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और अगर अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर वही डिज़ास्टर भी बन जाता है, क्योंकि चोरियां बढ़ जाएंगी, डकैतियां बढ़ जाएंगी, क्राइम्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि एनर्जी है, युवाओं के अंदर एक एनर्जी होती है, उसको वो यूज़ करेंगे, चाहे वो अच्छे में हो चाहे गलत में। तो इस टाइम हम गवर्नमेंट भी बहुत इस दिशा में प्रयास कर रही है। हम लोगों को एज ए सोसाइटी भी इसमें बहुत देखना चाहिए कि युवा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिज़ास्टर में ना बदल जाए। तो आप लोग खूब मेहनत करिए, और अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस कमी है इच्छा शक्ति की। तो जिस दिन इच्छा शक्ति आपने बना ली तो अपने आप बेहतर होते चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी डॉक्टर बुशरा बानो। कहीं ना कहीं आपने इनके किस्से और काम की खूबियों को भी देखा होगा जनपद फिरोज़ाबाद में, लेकिन उसके पीछे किस तरह का इनका सफ़र रहा वो आज आपने उन्हीं के मुंह से सुना। तो भाई एक आखिरी सवाल और मैम से पूछना चाहेंगे। मैम आप बहुत शिक्षित हैं, तो आपकी नज़र में शिक्षा का क्या महत्व है और अपने बच्चों के लिए किस तरह के क्या मार्ग चुनना चाहते हैं? सभी को पता है, अगर किसी भी सोसाइटी को डेवलप होना है, जैसे हमारे यहाँ गरीबी रेखा की दर अभी भी 20% से ऊपर है, तो अगर हमें उसे ख़त्म करना है, लोगों को आगे बढ़ना है, तो एक ही तरीका है जिससे किया जा सकता है, वो शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन का मेरी ज़िंदगी में नहीं कोई ऐसा ज़िंदगी है नहीं जिसमें महत्व हो ना। और मैं अपने बच्चों को वो बनाना चाहूँगी जो वो खुद बनना चाहेंगे। अभी तो बहुत छोटे हैं, तो अभी तो वो नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन हाँ 10th के बाद वो खुद डिसाइड करेंगे अपनी लाइफ में वो क्या बनना चाहते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहेंगे तो वो बन सकते हैं, वो राइटर बनना चाहेंगे या चाहे वो एक्टर बनना चाहें, उनकी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सिविल सर्वेंट ही बने या डॉक्टर इंजीनियर ही बने। तो जो भी करें वो अच्छा करें, जिस फील्ड में वो जाना चाहें वो जाएं, बस ईमानदारी और मेहनत के साथ वो अपना काम करें, हम उसमें उनके साथ। बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी डॉक्टर बुशरा बानो, जिन्होंने आपको एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा के साथ आज की सुबह की शुरुआत कराई। इसी तरह की अपडेट और इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।